आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तुम ऐसा क्यों करते हो? मैंने साहेब नाम के एक लड़के से पूछा जो मुझे रोज़ ही सुबह मिल जाता है सर्च करते हुए गोल्ड कचरे के ढेर में जो मेरे नेबरहुड के पास होता है। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहेब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। सेट एमिडस्ट the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory. उसका घर ढाका के हरे भरे फील्ड्स के बीच में था और उसका होम ज़्यादा पुरानी मेमोरी भी नहीं है। There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. बहुत से तूफान आए और उन तूफानों में उनके खेत और घर तबाह हो गए, ऐसा उसकी माँ ने उसे बताया था। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसलिए उन्होंने वो जगह छोड़ दी। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और अब वो जगह छोड़ने के बाद साहिब गोल्ड की तलाश करता है कूड़े के ढेर में, जहाँ बड़े शहरों में जहाँ वो अभी रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। मेरे पास और कुछ है ही नहीं करने के लिए, उसने बड़बड़ाते हुए कहा और दूसरी तरफ देखने लगा। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। मैंने उसे कहा कि स्कूल जाओ, और कुछ समय बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कितनी खोखली सलाह थी मेरी और उसे कैसा फील हो रहा होगा ऐसी सलाह सुन के। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वेन दे बिल्ड वन आई विल गो। उसने कहा कि मेरे नेबरहुड में कोई भी स्कूल नहीं है, जब वो एक स्कूल बना देंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्टेड अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। अगर मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? मैंने मजाक में उससे पूछा। येस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। उसने बहुत खुश होकर कहा कि ज़रूर मैं आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी? कुछ दिनों बाद वो मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया और उसने पूछा, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मेंट। स्कूल को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, मैंने उसे कहा, और मुझे शर्म आई इस बात पे कि मैंने एक ऐसा प्रॉमिस उसे किया जिसका कोई मतलब नहीं था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। बट इस तरह के प्रॉमिस जैसा मैंने किए, उस तरह का प्रॉमिस उसकी ज़िंदगी में, उसके खाली और उदास ज़िंदगी में काफ़ी मायने रखता है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। कई महीनों तक उसे जानने के बाद मैंने उसका नाम पूछा। साहेब आलम, ही अनाउंसेस। उसने अनाउंस किया कि उसका नाम साहेब आलम है। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, उसे उसके नाम का मतलब नहीं पता था। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। अगर उसे अपने नाम का मतलब पता होता कि साहेब आलम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो उसे बड़ी मुश्किल होती ये बात पे विश्वास करने के लिए। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. अपने नाम का मतलब ना जानते हुए भी वो सड़कों पर घूमता है अपने दोस्तों के साथ, जो कि एक आर्मी है नंगे पैर चलने वाले लड़कों की, जो कि मॉर्निंग बर्ड्स की तरह सुबह दिखाई देते हैं और दोपहर तक गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। उन्हें महीनों तक जानने के बाद अब मैं उन सबको पहचान पाती हूँ। वाई आंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। तुमने चप्पल क्यों नहीं पहने हैं? मैंने उनमें से एक से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्स सिंपली। मेरी माँ ने चप्पल्स को शेल्फ से नीचे नहीं उतारा, इसलिए मैंने चप्पल नहीं पहने, उसने सीधा साधा जवाब दिया। इवन इफ शी
did. He will throw them off, adds another, who is wearing shoes that do not match. अब उनमें से एक दूसरे लड़के ने कहा कि अगर उसकी मम्मी ने शेल्फ से चप्पल नीचे भी उतार दिए तो भी वो उसे फेंक देगा और उन्हें नहीं पहनेगा. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. जब मैंने उसकी इस बात पे कमेंट किया तो उसने अपने पैर हिलाए और कुछ भी नहीं कहा. I want shoes, a third boy said, who has never owned a pair all his life. मुझे जूते चाहिए, एक तीसरे लड़के ने कहा जिसने कभी भी अपनी ज़िंदगी में एक पेयर ऑफ शूज़ नहीं ओन किए थे. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. कंट्री के अक्रॉस ट्रैवल करते समय मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जो नंगे पैर सिटीज़ और विलेज की सड़कों पर चलते हैं. इट इज़ नॉट lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation. और उनकी माने तो नंगे पैर सड़कों पे चलना पैसों की कमी नहीं है उनके हिसाब से, बल्कि एक ट्रेडिशन है. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. मैं कभी कभी सोचती हूँ कि क्या ये एक एक्सक्यूज़ है जिससे वो अपनी पॉवर्टी छुपा सकें. I remember a story of a man from Udupi. I remember a story a man from Udupi once told me. मुझे याद आती है एक कहानी जो उडीपी से आए हुए एक आदमी ने मुझे एक बार सुनाई थी. As a young boy, he would go to the school past an old temple where his father was a priest. जब वो एक यंग लड़का था तब वो स्कूल जाता था जो कि एक पुराने मंदिर के आगे था जहाँ उसके पापा पुजारी का काम करते थे. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. तब वो मंदिर के आगे रोज रुकता था और वहाँ प्रार्थना करता था कि उसके पास एक पेयर ऑफ शूज हो. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. 30 साल बाद मैंने उसका टाउन और मंदिर विजिट किया जो कि अब बहुत ही डिसोलेटेड था. डिसोलेटेड मतलब आइसोलेटेड होना, दुनिया से अलग सा था, बहुत ज़्यादा चहल पहल नहीं थी. In the backyard where lived the new priest, there was red and white plastic chairs. घर के पीछे के एरिया में जहाँ अब नया पुजारी रहता था वहाँ लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक चेयर्स थीं. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arriving panting and threw his bag on a folding bed. वहाँ पे एक यंग लड़का आया जिसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, सॉक्स और शूज़ पहने हुए थे. वो थका हारा आया और उसने अपना स्कूल बैग एक फोल्डिंग बेड पे फेंक दिया. लुकिंग एट द बॉय, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes, let me never lose them. उस लड़के को देख के मुझे याद आई प्रार्थना एक दूसरे लड़के की जिसने उस मंदिर की गॉडेस को ये प्रार्थना की थी कि फाइनली मुझे एक पेयर ऑफ शूज़ मिल गए हैं, अब मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं कभी उसे खोऊं ना. द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर. जो गॉडेस थी उन्होंने उसकी प्रेयर को आंसर किया था. यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़. अब यंग लड़के जैसे कि उस पुजारी के बेटे के तरह अब उन सबके पास जूते थे. बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस. पर बहुत सारे और यंग बॉयज़ जैसे कि वो रैग पिकर्स थे मेरी नेबरहुड के, वो अभी भी बिना जूतों के थे. माई एक्वेंटेंस विथ द बेयरफुट रैग पिकर्स led me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it metaphorically. My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it metaphorically. मेरी जान पहचान होने की वजह से रैग पिकर्स के साथ मैं सीमापुरी तक जा पाई, एक जगह जो कि दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे है, बट फिर भी लोगों की लाइफ्स का अगर कंपैरिजन करें तो काफ़ी दूरी है दोनों जगहों में, दिल्ली के लोगों में और सीमापुरी के लोगों में.
Those who live here are squatters who came back from Bangladesh back in 1971. जो लोग यहाँ रहते हैं वो बांग्लादेश से वापस आए थे 1971 में. साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, और साहिब की फैमिली उन्हीं में से एक थी. सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस. इट स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी. सीमापुरी उस समय एक वीरान जगह हुआ करती थी, अभी भी है, पर वो खाली नहीं है क्योंकि वहाँ लोग रहते हैं. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन डिवॉइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैग पिकर्स. मड के स्ट्रक्चर्स में, मतलब मिट्टी के घरों में रहते हैं यहाँ पे लोग, और उनके घरों के जो रूफ्स हैं वो टिन और टारपोलिन से बने रहते हैं. यहाँ सीवेज फैसिलिटी नहीं है, ड्रेनेज की फैसिलिटी नहीं है और ना ही रनिंग वाटर की फैसिलिटी है, फिर भी यहाँ 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं. दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी. यहाँ रहे हैं 30 साल से ज़्यादा के समय से बिना किसी पहचान के. विदाउट permits but with ration cards that get their names on voters list and enables them to buy grain. उनके पास परमिट नहीं है यहाँ रहने का, पर उनके पास राशन कार्ड्स हैं जिनमें उनका नाम होने की वजह से वोटर्स लिस्ट में उनका नाम आ जाता है और इस वजह से वो अपने लिए फूड ग्रेन्स खरीद पाते हैं. फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी. इन लोगों के लिए खाना ज़्यादा ज़रूरी है एक पहचान होने से. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. उनका कहना है कि अगर दिन के खत्म होने पे हम अपने परिवारों को खाना खिला सकें और उनके परिवार वाले लोग अपने बिस्तर पे जाकर चैन की नींद सो पाएं बिना उनके पेट में दर्द हुए, तो वो यहाँ रहना पसंद करेंगे बजाय कि उन फील्ड्स के जिसने उन्हें कोई भी अनाज नहीं दिया. ऐसा मानना है एक ग्रुप ऑफ वुमेन का इन टैटर्ड साड़ीज व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स. ऐसा मानना है एक ग्रुप ऑफ वुमेन का जो फटी फुटी साड़ी जिन लोगों ने पहनी थी, और ये उनका जवाब था जब मैंने उन्हें पूछा कि उन्होंने क्यों अपने हरे भरे खेत और रिवर्स को छोड़कर ऐसी जगह पे रहना चूज किया. Whenever they find food, they pitch their tents that become transit home. जहाँ भी उन्हें खाना मिलता है वो वहीं अपना टेंट सेटअप कर लेते हैं और वही उनका टेम्पररी घर बन जाता है. चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल्स. उनके बच्चे भी उनके साथ ऐसी जगहों पे ही रहते हैं और उनके पार्टनर्स बनते हैं जिंदा रहने में. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग. और सीमापुरी में जिंदा रहने का मतलब है रैग पिकिंग करना. थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट. कई सालों से रैग पिकिंग करते करते ये रैग पिकिंग वहाँ के लोगों के लिए एक फाइन आर्ट बन गई है. गार्बेज टू देम इज गोल्ड. कूड़े का ढेर उनके लिए सोने जैसा है. इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ. ये उनके डेली ब्रेड का सोर्स है, मतलब 2 वक्त की रोटी का सोर्स है रैग पिकिंग. और उनके सर के ऊपर जो छत है वो भी रैग पिकिंग की वजह से ही है, भले वो छत टपकती हो. बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर. पर एक बच्चे के लिए ये इससे भी ज़्यादा है. आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज, हिज आईज लाइटनिंग अप. कभी कभी मुझे 1 रुपये मिलता है और कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है कूड़े के ढेर में, साहिब ने कहा, और ये बात कहते हुए उसकी आंखें चमक उठी. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, but for there is hope of finding more. जब आपको एक चांदी का सिक्का दिखाई देता है कूड़े के ढेर में तो आप खोजना बंद नहीं करते बल्कि और खोजते जाते हो, क्योंकि उस एक कॉइन का मिलना आपके मन में ये उम्मीद जगाता है कि आप और भी खोज सकते हो. इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स. और उन बच्चों को देखकर ऐसा लगता है कि उस कूड़े के ढेर का 2 अलग मतलब है उन बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए. फॉर चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल.
फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बच्चों के लिए कूड़े का ढेर एक वंडरफुल सी चीज़ है जिसमें वो कुछ भी खोज सकते हैं, और बड़े लोगों के लिए कूड़े का ढेर एक जीविका का साधन है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब standing by the fenced gate of the neighborhood club watching two young men dressed in white playing tennis। सर्दी की एक सुबह में मैंने साहेब को देखा फेंस्ड गेट के बाहर खड़े हुए, और वो गेट एक क्लब की गेट थी, और वहाँ वो दो लोगों को देख रहा था जिन्होंने वाइट कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और जो टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। उसने कहा कि मुझे ये गेम अच्छा लगता है, और वो बहुत खुश था वो गेम देखते हुए फेंस के पीछे से। आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड ही एडमिट्स। उसने कहा कि मैं क्लब के अंदर तब जाता हूँ जब वहाँ कोई नहीं होता। द गेट कीपर लेट्स मी इन यूज द स्विंग। और उसने बताया कि वहाँ का जो गेट कीपर था उसे अलाउ करता था अंदर आना, और फिर उसके बाद वो स्विंग यूज कर पाता था। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। उस दिन साहेब ने भी टेनिस शूज पहने हुए थे जो कि अजीब लग रहे थे उसकी डिसकलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स के ऊपर। समवन गेव देम टू मी ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन देते हुए उन शूज का उसने कहा कि किसी ने ये मुझे दिए थे। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बॉदर हिम। ये फैक्ट है कि वो शूज़ एक अमीर लड़के के डिस्कार्ड किए हुए शूज़ थे जिसने उन्हें पहनने के लिए मना कर दिया क्योंकि उनमें से किसी एक में एक होल हो गया था, पर ये बात साहेब को बॉदर नहीं करती थी और वो बहुत खुश था उन्हें पाके। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज़ विथ अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। एक इंसान ने जिसने हमेशा नंगे पैर ट्रैवल किया है उसके लिए होल वाले शूज मिलना भी एक सपने के पूरे होने जैसा है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। पर जो गेम वो देख रहा था इतने इंटरेस्ट के साथ वो उसकी रीच के बाहर की चीज थी। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। आज सुबह साहिब मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर। उसके हाथ में एक स्टील का डब्बा था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंट। अब मैं एक टी स्टॉल के लिए काम करता हूँ, और उसने उस टी स्टॉल की दुकान की तरफ इशारा किया। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। मुझे 800 रुपीज़ दिए जाते हैं इस काम के लिए, और तीनों वक्त का खाना प्रोवाइड किया जाता है। डज ही लाइक द जॉब आई आस्क। क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है, मैंने पूछा। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। मैंने उसके चेहरे पे देखा कि वो बेपरवाह लुक उसके चेहरे से चला गया था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली। उस स्टील के डब्बे का वजन बहुत ज़्यादा था उस प्लास्टिक बैग से जो वो लेके बड़े आराम से घूमता था ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे के ऊपर। द बैग वॉज हिज। वो बैग, प्लास्टिक बैग उसका हुआ करता था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। पर वो जो स्टील का डब्बा था वो उस आदमी को बिलोंग करता था जिसकी वो टी स्टॉल थी। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहिब अब अपना मास्टर नहीं था। यहाँ हमारी स्टोरी का एक पार्ट खत्म होता है और अब हमारी स्टोरी का दूसरा पार्ट शुरू होता है। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस। मुकेश जिद पकड़ के बैठा था कि वो अपनी मर्जी का मालिक बनना चाहता था। वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स आई आस्क। मैंने पूछा कि क्या तुम्हें कार्स के बारे में कुछ भी पता है। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज। उसने सीधे मेरी आंखों में देखते हुए बोला कि मैं सीख लूंगा एक कार को ड्राइव करना। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज एमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। उसका ड्रीम एक मिराज की तरह था, जैसे मिराज होता है रेत में, रेगिस्तान में बहुत लंबी दूरी के बाद आपको दिखाई देता है कि वहाँ एक पानी का स्रोत है, उसे हम मिराज कहते हैं। वैसे ही मुकेश का ड्रीम एक मिराज था उसके टाउन फिरोजाबाद में, जो कि फेमस था अपनी चूड़ियों के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। हर एक दूसरी फैमिली फिरोजाबाद में इन्वॉल्व रहती है चूड़ियाँ बनाने में।
It is the center of India's glass blowing industry where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. फिरोजाबाद सेंटर है इंडिया के ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का, जहां फैमिलीज ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपना समय गुजारा है भट्टियों में काम करते हुए, ग्लास को वेल्ड करते हुए और चूड़ियां बनाते हुए, इस दुनिया में जितनी औरतें हैं उनके लिए। मुकेश फैमिली इज एमंग देम। मुकेश की फैमिली उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर। उनमें से किसी को ये नहीं पता कि ये गैर कानूनी है उसके जैसे बच्चे का ग्लास की भट्टी में काम करना इतने हाई टेम्परेचर के साथ, ऐसी जगहों में जहां हवा और लाइट की सही सुविधा नहीं है। That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. और अगर पुलिस वालों को ये बात पता चल गई तो मुकेश और वो 20,000 बच्चे जो इन गर्म भट्टियों में पूरा दिन अपना स्पेंड करते हैं चूड़ियाँ बनाते हुए और इतना काम करते हैं कि धीमे धीमे उनके आंखों की रोशनी भी चली जाती है। अगर ये बात पुलिस वालों को पता चल गई और कोर्ट को पता चल गई तो इन सबको अपने कामों से हाथ धो बैठना पड़ेगा। मुकेश आईज ब्लीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ड। मुकेश की आंखें चमक उठी जब उसने खुद से कहा कि वो मुझे अपना घर दिखाएगा, जो उसने गर्व के साथ कहा कि दोबारा बनाया गया था। We walked down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. मैं और मुकेश चलते हुए गए थ्रू द लेन्स। बहुत गंदी स्मेल आ रही थी इन लेन्स से और ये लेन्स जो हैं भरी हुई थी गार्बेज से। वहाँ बहुत सारे घर थे जो कि छोटे थे और टूटे हुए थे। इन घरों की दीवारें गिरने ही वाली थी। डोर्स जो हैं वो शेक कर रहे थे। घरों में विंडोज़ नहीं थी और घरों में लोग और जानवर एक साथ रहते थे जैसे कि पुराने ज़माने में रहा करते थे। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. वो रुका ऐसे ही एक घर के दरवाजे पे जिसके आयरन डोर पे उसने अपना पैर मारा और उसे खोल दिया। We enter a half-built shack. हम एक आधे अधूरे बने मकान के अंदर थे। In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. उस घर के एक हिस्से में एक चूल्हा था जिसपे एक बड़ा सा बर्तन चढ़ा हुआ था जिसमें पालक की पत्तियां पकाई जा रही थी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। जमीन पे और भी एल्यूमिनियम के बर्तन थे जिसमें और भी सब्जियां रखी हुई थी। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। एक यंग वुमन वहां पे खाना बना रही थी रात का पूरे परिवार के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स। इवन दो उसकी आंखों में धुआं घुसा हुआ था फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वो मुकेश के बड़े भाई की बीवी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू। वो मुकेश से बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी उम्र में, पर फिर भी अभी से ही उसने बहू की जिम्मेदारियां उठाना शुरू कर दिया था। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। वो इस घर की बहू थी और अभी से उस पे 3 लोगों की जिम्मेदारियां थी, उसके पति की, मुकेश की और मुकेश के पापा की। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil close to her face. जब मुकेश के पापा घर के अंदर आए तो मुकेश की भाभी धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे चली गई और उसने अपना पल्लू अपने चेहरे के पास ले आया। एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर इन लॉज मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। जैसा कि वहाँ का ट्रेडिशन है कि बहू को पल्लू लेना होता है बड़े बुजुर्गों के सामने। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पवरिश्ड बैंगल मेकर। यहाँ पे मुकेश के पापा एक बहुत ही अच्छे बैंगल मेकर थे। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, ही हैड फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, सेंड हिज 2 sons टू स्कूल। इतने सालों की मेहनत करने के बाद भी पहले वो एक टेलर के काम करते थे और उसके बाद उन्होंने चूड़ियाँ बनाना का काम किया, पर फिर भी वो इस घर को
अच्छे से रिनोवेट नहीं कर पाए और अपने दोनों बेटों को स्कूल नहीं भेज पाए। ऑल ही वॉज मैनेज्ड टू डू इज टीच देम वॉट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। और जो वो मैनेज कर पाए वो ये था कि उन्हें जो आता था आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग वो अपने बेटों को सिखा पाए। इट इज़ हिज कर्मा, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass bangles. ये उसके डेस्टिनी का रिजल्ट है, ऐसा मुकेश की दादी माँ ने कहा, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने पति को अंधा होते हुए देखा है, उस डस्ट से जो ग्लास को पॉलिश करते टाइम निकलती है। कैन अ गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज। क्या भगवान ने जो डेस्टिनी चुन के दी है, क्या उसे बदला जा सकता है कभी भी? ऐसा नहीं हो सकता। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। क्योंकि वो बैंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा हुए थे वो लोग, उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं देखा है। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी अदर स्ट्रीट इन फिरोजाबाद। हर जगह उन्होंने सिर्फ चूड़ियाँ ही देखी हैं, अपने घर में, दूसरों के घर में, सड़कों पे, यार्ड्स में, हर जगह। Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color, born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in unkempt yards, are piled on four-wheeled hand carts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. वहाँ पे हर रंग की बैंगल्स दिखाई पड़ती थी। सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर जो रेनबो के 7 कलर से बन सकता है, वो सब कलर्स की बैंगल्स वहाँ मौजूद थी, जो कि रखी हुई थी ढेर में, पुअरली मेंटेन्ड यार्ड्स के। फिर इन ढेरों को उठाकर 4 पहियों वाले कार्ट में डाला जाता था, जिसे यंग मैन धक्का देके टाउन की स्ट्रीट्स तक ले जाते थे। और वो जो टाउन था वो भी पुराना था और पुअरली मेंटेन्ड था, और वहाँ पे सही लाइटिंग और हवा का संचार भी नहीं था। And in dark hutments next to the lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangles. और ऐसी ही अंधेरी जगहों में हिलते हुए ऑयल लैंप्स के पास लड़के और लड़कियां बैठते थे अपने मम्मी और पापा के साथ, जो वेल्ड करते थे कलर्ड पीसेस ऑफ ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। इस तरीके का काम करते हुए, इस तरीके की बेकार लाइटिंग में, इन लोगों की आंखें अंधेरे में ज़्यादा अच्छी काम करती थी बजाय की रोशनी में। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। इस वजह से वो सब अपनी ज़्यादातर आंखों की रोशनी खो देते हैं जवान होने से पहले ही। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. सविता, जो कि एक यंग लड़की थी जिसने एक पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी, वो अपनी दादी माँ के बगल में बैठी हुई थी, जो कि सोल्डर कर रही थी एक पीस ऑफ ग्लास इनटू अ बैंगल। ठीक है। As her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. उसके हाथ बिल्कुल मशीन के टोंग्स की तरह काम कर रहे थे, और मैंने ये देखकर सोचा कि क्या उसे पता है उन बैंगल्स का रेलेवेंस जिन्हें बनाने में वो हेल्प कर रही है। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। बैंगल्स सिंबलाइज करती है एक हिंदुस्तानी औरत के सुहाग को, और वो एक निशानी होती है शादी की। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrist. एक दिन अचानक से ये चूड़ियाँ उसे भी पहनाई जाएंगी जिस दिन वो एक लाल रंग के साड़ी में होगी, उसके सर पे एक लाल रंग का घूंघट होगा, उसके हाथों में लाल रंग की मेहंदी होगी, और ये लाल चूड़ियाँ उसके रिस्ट पे होंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, बिल्कुल उस ओल्ड लेडी की तरह जो उसके बगल में थी, जो कि एक ब्राइड बनी थी कई साल पहले। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज। अभी भी उस औरत के हाथ में चूड़ियाँ थीं, पर उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड विद जॉय। मुस्कुराते हुए उस औरत ने कहा कि आज तक उसने एक
भरपेट मील भी इंजॉय नहीं किया था। शी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, दैट्स वॉट शी हैज़ रीव्ड। इतने सालों की मेहनत का यही नतीजा हुआ कि आज तक उन्हें एक टाइम का भरपेट खाना भी नहीं मिला। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ अ फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। उनका पति जो एक बूढ़ा आदमी था एक लंबी सी दाढ़ी के साथ, उसने बोला कि मुझे कुछ भी नहीं आता चूड़ियों के अलावा। ऑल आई हैव डन इज मेकिंग अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। आज तक मैंने जो भी किया है वो यही किया है कि बस एक घर बनाया जिसमें हमारा परिवार रह सके। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड वॉट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। उन्हें सुन के ऐसा लगता है कि क्या उन्होंने वो अचीव किया है जो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं अपनी ज़िंदगी में। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, यस, उनके पास सर के ऊपर एक छत है जो कि काफ़ी लोगों के पास नहीं होती है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। पैसों की कमी की वजह से उन्हें उन सब लोगों को बैंगल्स का ये बिजनेस करना पड़ता है, बैंगल्स बनाने का, जिस बिजनेस ने उन्हें इतना भी नहीं दिया कि वो सही से पेट भर के खा सकें। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। जो बड़े लोगों की दुख भरी दास्तान है वही धीरे धीरे यंग लोगों की भी बनती जाती है। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स। थोड़ा बहुत ही चेंज आया है उन लोगों की ज़िंदगी में अभी तक। इन फिरोजाबाद में ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल द इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। इतने सालों की मेहनत, हद से ज़्यादा मेहनत ने उन सबके मन में ये बिठा दिया है कि यही वो काम है बैंगल मेकिंग का जो वो कर सकते हैं, और उन सब में से किसी में भी ड्रीम करने की एबिलिटी नहीं है। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. मैंने ऐसा एक यंग ग्रुप ऑफ मैन को कहा जो एक खतरनाक सर्कल में फंस चुके हैं मिडिल मैन के, जिनमें उनके पापा लोग भी फंसे थे और उनके पापा लोग भी फंस गए थे। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, दे से। उन लोगों ने कहा कि इवन अगर हम एकजुट भी हो जाएं तो भी इलीगल काम करने की वजह से पुलिस की मार हमें ही खानी पड़ेगी और हमें ही जेल जाना पड़ेगा। देयर इज नो लीडर एमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी देयर थिंग्स डिफरेंटली। उनमें से कोई भी एक लीडर नहीं था और ऐसा इंसान नहीं था जो उन्हें इन चीज़ों को दूसरी तरीके से देखना सिखा सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। उनके पिताजी भी उतने ही थके हुए हैं जैसे वे लोग हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। वो एक ही तरह की बातें करते हैं बार बार, जो शुरू होती है गरीबी से और ख़त्म होती है लालच और इनजस्टिस पर। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी। उनकी बातें सुनकर मुझे दो अलग तरीके के वर्ल्ड्स दिखाई देते हैं। एक तो उस फैमिली का जो कि पॉवर्टी के जाल में फंसी हुई है, बर्डेंड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, और उनके कंधों पे बोझ है उस कास्ट का जिनमें वो पैदा हुए हैं। द अदर्स अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। और जो दूसरी तरीके की फैमिली है वो फंसी हुई है एक खतरनाक सर्कल में, साहूकार्स का, मिडिल मैन का, पुलिस मैन का और लॉ मेकर्स का और नेताओं का भी। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और ये सब कुछ मिल के एक बहुत बड़ा बोझ डाल देते हैं एक बच्चे पे, जो बोझ वो उतार भी नहीं पाता। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। इससे पहले कि वो समझ पाए सिचुएशन को, वो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है नेचुरली जैसे उसके पापा ने किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। कुछ और करना रिस्की काम हो सकता है, एंड डेयरिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और रिस्की काम करना उसकी संस्कारों में नहीं है, उसे सिखाया नहीं गया। वेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। जब मैंने नोटिस किया रिस्क लेने की एबिलिटी, कुछ अलग करने की एबिलिटी मुकेश में, मैं खुश हो गई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। उसने कहा कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। उसने ये बात दोहराई। ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न। वो एक गैराज में जाएगा और वहाँ सीखेगा, बट द गैराज इज़ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। पर गैराज उसके घर से काफ़ी दूर था। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। उसने जिद की और कहा कि मैं चल के जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें ये भी सपना है कि तुम एक दिन प्लेन उड़ा पाओ? ही इज सडनली साइलेंट। वो एकदम से शांत हो गया। नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। नहीं, उसने कहा जमीन की तरफ देखते हुए। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट
दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट। उसकी बड़बड़ में एक शर्मिंदगी थी, पर वो शर्मिंदगी रिग्रेट में नहीं तब्दील हुई थी। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। वो खुश है कार्स के बारे में सोच के जो कि उसके टाउन की सड़कों पे चलती हैं। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद। कुछ ही एयरप्लेन्स उड़ती हैं फिरोज़ाबाद के ऊपर। हेलो डियर, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और वीकली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना। टेक केयर, सी यू सून।